Good morning, student. Welcome back. This is our next video in national income and related aggregates, and we are starting this video precautions in calculating national income by value added method. In our earlier video, we have discussed what is value added method and how we calculate different aggregates or national income in value added method. So now we will discuss that what precautions we should keep in mind while calculating the national income using the value added method or product method. So there are only three main points which we keep in mind. First, avoid double counting. इसका सीधा सा मतलब है कि हमें दोहरी गणना नहीं करनी है, किसी भी आइटम को डबल बार काउंट नहीं करना है, दो या दो से अधिक बार काउंट नहीं करना है, केवल हम एक ही बार उस आइटम की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज़ रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड. ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड है या इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन की वैल्यू उस गुड की फाइनल जो वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी एडेड होती है. अगर हम फाइनल गुड के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम एक आइटम को दो बार ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं. और डबल काउंटिंग करने से आपकी जो नेशनल इनकम है उसका एस्टिमेशन प्रॉपर सही नहीं होगा. सो वी शुड अवॉइड डबल काउंटिंग. सेकंड, डू नॉट इंक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सेकेंड हैंड गुड्स है, पुरानी वस्तुएं हैं, उनकी सेल करने पर जो वैल्यू होती है या जो उसकी प्राइस होती है उसको हम ऐड नहीं करेंगे. इसका सीधा सा कारण ये है कि जब कोई गुड नई बनकर तैयार होती है तो जिस ईयर में वो बनकर तैयार हुई फाइनल गुड के रूप में एज ए फ्रेश गुड, तब हमने उसकी वैल्यू को ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड कर लिया है उस पर्टिकुलर ईयर में. तो मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद उस गुड को फिर से कोई बेचता है एज ए सेकेंड हैंड गुड, तब हम उसको नया प्रोडक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड है. अब तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर जो बेची गई है वो कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है. इसलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स या पुरानी वस्तुएं जो भी हैं उनकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी. थर्ड, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड. मतलब ऐसा कोई आउटपुट है जिसको हम खुद कंजप्शन कर रहे हैं, एक कंज्यूमर खुद ही अपने लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको इंक्लूड करना है. आउटपुट प्रोड्यूस्ड बट रिटेन्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन. चाहे आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अब वो चाहे हम खुद के लिए करें, सेल्फ कंजप्शन में उसको यूज़ करें या मार्केट में उसको सेल करें, तो कहीं ना कहीं आउटपुट जब प्रोड्यूस होता है तो वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. इसलिए ऐसे आउटपुट को भी हमें इंक्लूड करना है. सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, फार्मर कंज्यूमिंग इट्स ओन प्रोड्यूस आर सम एग्जाम्पल. सो कीप इन माइंड कि जैसे कोई ओनर है अपने ही बिल्डिंग में रह रहा है, तो उसकी जो सर्विसेज है या उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है, और जैसे फार्मर खेती कर रहा है और उस खेती में जो अनाज उगा रहा है उस अनाज का उपयोग अपने उपभोग के लिए भी कर रहा है, तो ऐसी गुड्स को हम जो है नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. सो कीप इन माइंड 3 पॉइंट्स वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. फर्स्ट, वी अवॉइड डबल काउंटिंग. सेकंड, we do not include value of second hand goods. Third, we include self consumed output in national income. So come to the next point. So our next topic is income method of calculating national income. So earlier we have studied that what is value added method and how we calculate it and what precautions we should keep in mind. Now next topic is income method. तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इनकम मेथड क्या है और इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. क्या क्या स्टेप हैं ये हमें ध्यान रखना है. सो फर्स्ट, एस्टिमेट द फैक्टर पेमेंट बाय ईच फर्म इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. तो इनकम मेथड जो है वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम पे फोकस करता है, जबकि वैल्यू एडेड मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट पे
फोकस करता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इनकम मेथड में हमें क्या करना है, सभी फर्म के सभी सेक्टर्स का जो है फैक्टर पेमेंट उसका टोटल करना है, और जो सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट है वो क्या कहलाता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद सम टोटल ऑफ NVFC जिसको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, वो हमें NDPFC तक पहुंचाता है। ठीक है, NVFC को ही हम NDPFC कहते हैं जनरल, और बहुत सिंपल तरीका इसका ये है, कीप इन माइंड दैट NVFC इज़ ऑलवेज इक्वल टू NDPFC या GVA-MP इज़ ऑलवेज इक्वल टू GDP-MP। सो V मतलब वैल्यू एडेड जो है यहाँ पर VA वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। सो NDPFC के जो कंपोनेंट है वो 3 मेन कंपोनेंट है। पहला है COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस OS, थर्ड है मिक्स्ड इनकम MI। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE इज़ डिफाइंड एज द टोटल रेम्यूनरेशन इन कैश और in kind payable by the employers to employees in return for work done by them during an accounting year। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं COE की, तो COE के 3 मेन पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब वो जो COE होता है वो इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, या उसके अलावा उसको जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है उसी को हम कहते हैं COE इन काइंड। जैसे वेज एंड सैलरी इन कैश, पहला जो इसका सब कंपोनेंट है वो वेज एंड सैलरी, जो भी वर्कर को या एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर सैलरी देता है कैश में, वो वेज एंड सैलरी इन कैश है, और वो किसका पार्ट होगा, COE का पार्ट होगा। सेकंड, सैलरी के अलावा जो फ्री फैसिलिटी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है काम करने के बदले में, वो है वेज एंड सैलरी इन काइंड। तो काइंड वर्ड जहाँ पर आ गया, इसका मतलब वो फ्री फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है, और वो भी किसका पार्ट है, COE का पार्ट होगा। जैसे पेमेंट ऑफ बोनस बाय फर्म, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मील्स, रेंट फ्री हाउस बाय एम्प्लॉयर, एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज और हर चिल्ड्रन, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर। इस तरह की जो फैसिलिटी हैं सैलरी के अलावा वो सारा वेज एंड सैलरी इन काइंड होता है, और वो COE का ही पार्ट होता है। थर्ड है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। अब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, उसके PPF में या उसकी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, तो ये कहलाता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर। सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ COE। तो कहने का मतलब जब हम COE की बात करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर को हमें ध्यान रखना है। पहला है वेज एंड सैलरी इन कैश, दूसरा है वेज एंड सैलरी इन काइंड, और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर। बाय द एम्प्लॉयर ये वर्ड हमें ध्यान रखना है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ NDPFC is COE, it is clear. Now operating surplus. So operating surplus is defined as the sum total of rent, royalty, interest and profit. ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ें आती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन चारों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। सो ऑपरेटिंग सरप्लस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनकम अर्नड बाय प्रॉपर्टी ओनर्स, इट इंक्लूड्स रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड तो ऑपरेटिंग सरप्लस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो रेंट इज द रिटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड, रॉयल्टी इज डिफाइंड एज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ ग्रांटिंग द लीजिंग राइट्स ऑफ सब सोइल असेट्स। ठीक है, सब सोइल असेट मतलब समझ रहे हैं आप कि जब हम कोई भूमि के नीचे कोई हमारा मिनरल है या कोई असेट है, ठीक है, जो संपदा है उसका खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, और उससे जब उसको लीज पे देते हैं कि आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हो, उससे अर्निंग कर सकते हो, तो वो लीजिंग होता है। और ऐसी लीजिंग से जो इनकम होती है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड बाय ऑथर ऑफ ए बुक फ्रॉम द पब्लिशर। ये भी हो सकता है कि वो अपनी कोई राइटर अपनी बुक के ऑथर जो ऑथर है अपने बुक के राइट्स किसी पब्लिशर को देता है, और उस पब्लिशर से जो पब्लिशर उसके जो प्रॉफिट अर्न करता है वो भी उसका एक पार्ट रॉयल्टी होता है। इंटरेस्ट इज़ द अमाउंट पेएबल टू द ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन प्रोडक्शन यूनिट। तो इंटरेस्ट जो है कैपिटल के यूज़ करने के बदले में हमें मिलता है।
अब नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज residual factor payment by the production unit to the owners of the production unit. The production unit uses profit for payment for corporation tax to the government, dividend payments and undistributed profit or retained earnings. तो कहने का मतलब है कि प्रॉफिट में 3 चीज़ें आती है। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है कॉर्पोरेट सेविंग और तीसरा है डिविडेंड्स। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट के 3 सब कंपोनेंट हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड। तो थर्ड कंपोनेंट जो आता है एनडीपीएफसी का सीओई और ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद, वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स etc. has 2 or more factor income. For example, doctor's income may consist of salary from hospital fees and earned by him, the patient in his own clinic, rental income, property. तो इस तरह से कई जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी सैलरी के अलावा कई अदर फैक्टर इनकम के सोर्सेस होते हैं, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी से हो, चाहे उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से हो। तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसी इनकम होती है उसका हम एस्टिमेट लगाना हमारे लिए ईजी नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर कई बार डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो इस ऊपर जो इनकम आ गई आपकी सीओई और ओएस, इसके अलावा जो भी इनकम होती है वो सारा मिक्स्ड इनकम का पार्ट होता है और इसको भी हम एनडीपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम में भी ऐड करते हैं। सो कीप इन माइंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसका फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MI। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मतलब मिक्स्ड इनकम। सो COE के 3 पार्ट है, वेज एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम अपने आप में मिक्स्ड होती है वो अदर इनकम का सोर्सेज का, इसलिए उसका कोई सब पार्ट नहीं है। तो वंस वी एस्टिमेट एनडीपीएफसी वी कैन फाइंड एनएनपीएफसी बाय एडिंग एनएफआईए टू इट। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका काम आ रहा है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होता है एनएफआईए या एनएफटीए, जिसको नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड भी कहते हैं हम। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है। एमपी और एफसी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हमारे पास एनडीपीएफसी आ गया है और हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो अब क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू एनडीपीएफसी। जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम आगे लिख देंगे, मतलब इज़ इक्वल टू के बाद, और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर्मूला को। देखिए एन और एन, पहला इसका एन इसका एन, दोनों एन मतलब नेट है, सेम है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड नेशनल, सेकंड एन क्या है? नेशनल है, और यहाँ पर क्या है? डी है, मतलब डोमेस्टिक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? नेशनल, और जो हमारे पास है वो ये है डी, डोमेस्टिक। तो नेशनल के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, क्या? एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर फ्रॉम एब्रोड है तो वो प्लस होगा, और टू एब्रोड है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, एनएफटीए जिसको हम बोल सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। अगर इसी फॉर्मूले को हम उल्टा कर दें, सपोज आपको एनडीपीएफसी निकालनी है और आपके पास एनएनपीएफसी है, तो ये एनडीपीएफसी इधर आ जाएगा और उसके आगे आ जाएगा एनएनपीएफसी। तो आपको क्या चाहिए? डी, डोमेस्टिक, और आपके पास है नेशनल। तो जब भी डोमेस्टिक कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एनएफआई हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस एनएफआई या प्लस एनएफटीए, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, कीप इन माइंड। So now next topic is precautions in making estimates of national income by income method. अब सिंपल सा है कि इसमें भी क्या प्रिकॉशंस हमें रखना है। पहला है अवॉइड ट्रांसफर्स। ट्रांसफ़र पेमेंट जो होते हैं वो हमें ऐड नहीं करने हैं, जैसे गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, या कोई स्कॉलरशिप है, या कोई ऐसा अलाउंस है जो बिना काम के, बिना मेहनत के लोगों को मिल रहा है, यानी कि वन साइडेड पेमेंट है। जो ऐसे पेमेंट जिसका इकोनॉमी में कोई प्रोडक्टिव रोल नहीं है, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उससे कोई गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब वो एक वन साइडेड पेमेंट होते हैं, जिनको ट्रांसफ़र पेमेंट भी कहते हैं, और इनका
इनको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। सेकंड, अवॉइड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन रेफर्स टू इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल असेट। वही बात हो गई कि सेकंड हैंड गुड्स जो है उसकी वैल्यू को या फाइनेंशियल असेट्स की वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो असेट है या गुड्स है, सेकंड हैंड गुड्स आज जो है वो जब फ्रेश गुड्स थी और जब उनका प्रोडक्शन हुआ था तो उनको हम उस रेस्पेक्टिव ईयर में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए कैपिटल गेन को ऐड नहीं करना है, अवॉइड करना है। थर्ड, इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंजप्शन आउटपुट। वही है सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, जैसे हमने पहले ये प्रिकॉशन वहाँ पर भी देखा था वैल्यू एडेड मेथड में, तो आप समझ ही गए हैं, इसको हमें ऐड करना है। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। अब ये ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट मतलब एम्प्लॉयर हो गया, और एम्प्लॉयर अगर आपको कोई भी फ्री सर्विस दे रहा है तो वो फ्री सर्विस क्या हो गया, वेज एंड सैलरी इन काइंड हो गया, जो किसका पार्ट है, COE का पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, इसलिए ये ऐड होगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन कंपेयर डिफरेंट आइटम्स, हाउ वी ट्रीट दीज आइटम्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि दिस आइटम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके पीछे उसका जस्टिफिकेशन हमें देना होता है, तो वो रीज़न लिखना ज़रूरी है, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज शेयर्स आर फाइनेंशियल असेट्स एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये रीज़न आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर क्या है, फाइनेंशियल असेट है और इनका कोई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेकंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू ए बैंक ऑन ए लोन टू बाय ए कार, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू ए फ्रेंड फॉर परचेजिंग ए कार। तो ये जो इंटरेस्ट है या लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है जो यहाँ पर बताया गया वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल की जब बात आती है तो वो इंडिविजुअल जो है उस लोन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है वो हमें देखना है, क्योंकि इंडिविजुअल या कंज्यूमर या हाउस होल्ड अगर कोई लोन ले रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली वो उसको कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, और कंजप्शन पर्पज़ जो होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो लोन आपका, इसलिए उसको हम कोई प्रोडक्टिव पर्पज़ नहीं मान सकते हैं और वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, किसको, डिपॉजिटर्स को कर रहा है, जो जिन्होंने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उनको बैंक से वो। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म, एक फर्म जो है हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर को पेमेंट कर रही है किसका, इंटरेस्ट का। यस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वाई, बिकॉज इट इज़ फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम है उसको हमें ऐड करना है, क्योंकि बैंक जो है या फर्म है वो क्या है, एक प्रोडक्शन यूनिट है। तो बैंक जो क्या है पैसा उधार ले रहा है कंज्यूमर से, उसको उसे वापस लौटाना है, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से उस पैसे को यूज़ करेगा, बैंक हो चाहे फर्म हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, बिकॉज इट इज़ ए फैक्टर इनकम। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म। ठीक है, अब चाहे वो गवर्नमेंट फर्म हो चाहे प्राइवेट फर्म हो, अगर फर्म इंटरेस्ट पेमेंट कर रही तो वो इंक्लूड होगा बिकॉज इट इज़ फैक्टर पेमेंट। तो हमें यही देखना है कि इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है और किस पर्पज़ के बदले में वो इंटरेस्ट पे हो रहा है। अगर वो कंजप्शन पर्पज़ से आपने लोन लिया है या उधार लिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपको ऐड नहीं करना है, लोन ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर वही लोन आपने प्रोडक्शन पर्पज़ से लिया है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिया है और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फैक्टर पेमेंट हो जाता है और उसको हम ऐड करेंगे। So interest received on debentures, it will also be included because debenture is a factor income sort of loan taken by a production unit। तो डिबेंचर जो है वो एक तरह का लोन ही होता है, कौन लेता है, ये प्रोडक्शन यूनिट लेता है, इसलिए ये भी ऐड होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है।
क्योंकि जनरल गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो वो क्या है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट की अगर बात आ जाती है टर्म, तो वो कंजप्शन पर्पस की बात हो रही है, इसलिए उसको ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मनी रिसीव्ड बाय ए फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स वर्किंग अब्रॉड। ठीक है, स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी, फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड बाय फ्लड विक्टिम्स, गिफ्ट रिसीव्ड। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये जो सारे पॉइंट है ये क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, तो इनको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई फैक्टर इनकम नहीं है। नेक्स्ट है फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मील। ये जो भी फ्री फैसिलिटी, फ्री मील या अलाउंसेस होते हैं सैलरी के अलावा, वो सारे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वाई? बिकॉज इट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट। जो टैक्स जो भी है, टैक्स चाहे कोई भी है, गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जा रहा है वो कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा क्योंकि टैक्स जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट को के रूप में हम ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, इट इज़ नॉट बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज़ नॉट, इट इज़ फैक्टर इनकम। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू PF, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज़ आल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ पेड आउट ऑफ COE। तो आप जो पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, उसको हम ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी सैलरी का ही पार्ट है और COE का ही पार्ट है, वो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। COE कंपनसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड वर्कर। अब एक इंजर्ड वर्कर को कंपनसेशन दिया जाता है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि वो क्या है, कंपनसेशन इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी जब दे रही है तो वो उसको अब प्रोडक्टिव यूनिट या प्रोडक्टिव पर्पस से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर देता है, ठीक है, तो वो काम के बदले में देता है, इसलिए उसको हम मानते हैं, उसको ऐड करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम या कंपनसेशन दे रही है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। सैलरीज पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। अब इसको देखिए कि इंडियन एम्बेसी है, कहाँ पर है, रशिया में है। तो रशिया में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? इंडियन एम्बेसी बाहर किसी भी कंट्री में है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी। अब उसमें इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। अब उसमें हम सैलरी पेड कर रहे हैं, किसको? रशियंस को। तो रशियन को सैलरी पेड हो रही है, यानी कि ये जा रहा है नॉन रेजिडेंट इंडियन को, यानी कि नेशनल इनकम में ये ऐड जो है वो नहीं होगी, लेकिन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में ये ऐड होगी। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया एज द फैक्टर इनकम इज बीइंग जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। So because the Russian embassy, Indian embassy in Russia is a part of domestic territory of India, but it will not be included in national income because this income is going to the non-resident. So a Russian citizen, he is not the resident of India, so it will not be included in national income, but it will be included in domestic income. Imputed rent of self-occupied house, yes, it will be included. अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, नो। शेयर्स की जब भी बात आती है, फाइनेंशियल एसेट की बात आती है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। कैपिटल गेन जो है उसको भी ऐड नहीं करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कमीशन रिसीव्ड बाय ए डीलर फ्रॉम बायर एंड सेलर ऑफ हाउस। अब यहाँ पर जब कमीशन आ जाता है किसी एजेंट का जो बाइंग और सेलिंग के लिए कमीशन ले रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत कर रहा है और फैक्टर पेमेंट जनरेट हो रही है, तो ये इंक्लूड होगा। प्राइज वोन इन लॉटरी नॉट इंक्लूडेड बिकॉज विंडफॉल गेन। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। प्रॉपर्टी अगर हम बेच रहे हैं तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, ठीक है, अब इंडिया में फॉरेन बैंक है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में तो ऐड होगी, बट फॉरेन बैंक को वो प्रॉफिट जा रहा है इसलिए वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, इसलिए नेशनल इनकम में हम उसको ऐड नहीं करेंगे। प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेज अब्रॉड, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में तो ऐड नहीं होगा, लेकिन
हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगा एज ए पार्ट ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो शेयर्स की जब बात आ जाती है, और दूसरा ये डिविडेंड जो है किसको पे किया जा रहा है, फॉरेनर जो है वो पे कर रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो फॉरेनर को ये डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए ये तो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड हो गया, इसलिए ये हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर जब डिविडेंड की बात आती है तो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए ये ऐड होगा। सो इट विल बी इंक्लूडेड। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया, यस इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज वो रेंट क्या है, एक फैक्टर इनकम है। रॉयल्टी इंक्लूड होगी बिकॉज प्रोडक्टिव इनकम है। सो आई होप now all of you have understand the basic concept of national income and the precautions of value-added method, steps of national income calculation by income method, and different parts of NDPFC like COE, OS and MI and its subcomponents, and what precautions we should keep in mind while calculating the national income using income method also. So that's all for today. Thank you for listening and your patience. Thank you. Bye. Take care.